खत तो आपने बहुत पढ़े होंगे, मगर किसी तवायफ का खत पढ़ा है कभी? कृष्णचंद्र की कहानी एक तवायफ का खत। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कायदे आज़म जिन्ना के नाम। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपको किसी तवायफ का खत न मिला होगा। ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज तक आपने मेरी और इस कुमाश की दूसरी औरतों की सूरत भी न देखी होगी। ये भी जानती हूँ कि आपको मेरा ये खत लिखना किस कदर मायूब है, और वो भी ऐसा खुला खत। मगर क्या करूँ, हालात कुछ ऐसे हैं और इन दिनों लड़कियों का तकाजा इतना शदीद हो कि मैं ये खत लिखे बगैर नहीं रह सकती। ये खत मैं नहीं लिख रही हूँ, ये खत मुझसे बेला और बतूल लिखवा रही है। मैं सिद्ध के दिल से माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे खत में कोई फ़िक्रा आपको नागवार गुजरे, उसे मेरी मजबूरी पर महमूल कीजिएगा। बेला और बतूल मुझसे ये खत क्यों लिखवा रही है? ये दोनों लड़कियां कौन हैं और उनका तकाजा इस कदर शदीद क्यों है? ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको अपने मुताल्लिक कुछ बताना चाहती हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपको अपनी घिनौनी ज़िंदगी की तारीख से आगाह नहीं करना चाहती। मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं कब और किन हालात में तवाइफ बनी। मैं किसी शरीफाना जज्बे का सहारा लेकर आपसे किसी झूठे रहम की दरख्वास्त करने नहीं आई हूँ। मैं आपके दर्दमंद दिल को पहचान कर अपनी सफाई में झूठा अफसाना मोहब्बत नहीं घटना चाहती। इस खत के लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको तवाइफियत के इसरार और रमूज से आगाह करूँ। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ अपने मुतालिक चंद ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिनका आगे चलकर बेला और बतूल की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। आप लोग कई बार बम्बई आए होंगे। जिन्ना साहब ने तो बम्बई को बहुत देखा हो, मगर आपने हमारा बाजार काहे को देखा होगा। जिस बाजार में मैं रहती हूँ वो फारस रोड कहलाता है। फारस रोड ग्रांट रोड और मदनपुरा के बीच में वाक़े है। ग्रांट रोड के इस पार लेमिंगटन रोड और अपर हाउस और चौपाटी, मरीन ड्राइव और फोर्ट के इलाके हैं, जहां बम्बई के शूरफा रहते हैं। मदनपुरा में इस तरफ गरीबों की बस्ती है। फारस रोड इन दोनों के बीच में है, ताकि अमीर और गरीब इससे यकसा मुस्तफीद हो सके। गौर फारस रोड फिर भी मदनपुरा से ज़्यादा करीब है, क्योंकि नादारी में और तवाइफियत में हमेशा बहुत कम फासला रहता है। ये बाजार बहुत खूबसूरत नहीं है, इसके मकीन भी खूबसूरत नहीं है। उसके बेंचों बीच ट्राम की गड़गड़ाहट शबो रोज़ जारी रहती है, जहां भर के आवारा कुत्ते और लौंडे और शुहदे और बेकार जराइम पेशा मखलूक उसकी गालियाँ की तवाफ करती नजर आती हैं। लंगड़े, लूले, ओबाश, मदकूक, तमाशबीन, आतिश व सुजाक के मारे हुए काने, लूंजे, कोकिनबाज और जेब कतरे इस बाजार में सीना तान कर चलते हैं। गलीज होटल, सिले हुए फुटपाथ पर मैले ढेरों पर भिनभिनाती हुई लाखों मक्खियाँ, लकड़ियों और कोयलों के अफशुर्दा गोदाम, पेशावर दलाल और बासी हार बेचने वाले, कोक शास्त्र और नंगी तस्वीरों के दुकानदार, चीन हज्जाम और इस्लामी हज्जाम और लंगोट कसकर गालियाँ बकने वाले सारे पहलवान, हमारी समाजी जिंदगी का सारा कूड़ा करकट आपको फारस रोड पर मिलता है। जाहिर है आप यहाँ क्यों आएंगे। कोई शरीफ आदमी इधर का रुख नहीं करता। शरीफ आदमी जितने हैं वो सारे ग्रांट रोड के उस पार रहते हैं, और जो बहुत ही शरीफ है वो मालबर हिल पर क़ियाम करते हैं। मैं एक बार जिन्ना साहब की कोठी के सामने से गुजरी थी और वहाँ मैंने झुककर सलाम भी किया था। बतूल भी मेरे साथ थी। बतूल को आपसे जिस कदर अकीदत है उसको मैं कभी ठीक तरह से बयान न कर सकूँगी। खुदा और रसूल के बाद दुनिया में अगर वो किसी को चाहती है तो वो सिर्फ आप है। उसने आपकी तस्वीर लॉकेट में लगाकर अपनी सीने से लगा रखी है। नहीं, किसी बुरी नीयत से नहीं। बतूल की उम्र अभी 11 बरस की ही तो है, छोटी सी लड़की ही तो है। गौ फारस रोड वाले अभी से उसके मुतालिक बुरे बुरे इरादे कर रहे हैं, मगर खैर वो कभी भी आपको बताऊंगी। तो ये है फारस रोड जहाँ मैं रहती हूँ। फारस रोड के मगरिबी सिरे पर जहाँ चिन्नी हज्जाम की दुकान है, उसके करीब एक अंधेरी गली के मोड़ पर मेरी दुकान है। लोग तो उसे दुकान नहीं कहते, मगर खैर आप दाना हैं, आपसे क्या ही छुपाऊंगी। यही कहूँगी कि वहाँ पर मेरी दुकान है, और वहाँ पर मैं इस तरह व्यापार करती हूँ जिस तरह बुनियाद, सब्जी वाला, फल वाला, होटल वाला, मोटर वाला, सिनेमा वाला और कपड़े वाला या फिर कोई और दुकानदार व्यापार करता है।
और हर व्यापार में ग्राहक को खुश करने के अलावा अपने फायदे की भी सोचता है। मेरा व्यापार भी इसी तरह का है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं ब्लैक मार्केट नहीं करती और मुझ में और दूसरे व्यापारियों में दूसरा कोई फ़र्क नहीं। ये दुकान अच्छी जगह पर वाकई नहीं है। यहाँ रात को कुजा दिन में भी लोग ठोकर खा जाते हैं। इस अंधेरी गली में लोग अपनी जेबें खाली करके जाते हैं, शराब पी कर जाते हैं, जहाँ भर की गालियाँ बकते हैं। यहाँ बात बात पर छुरा जन्नी होती है। यहाँ एक दूसरे के खून हर रोज़ होते रहते हैं। गरज की हर वक्त जान ज़ेक में रहती है। और फिर मैं कोई अच्छे दर्जे की तवायफ भी तो नहीं कि पवई जाके रहूं या वर्ली समुंदर के किनारे पर एक कोठी ले सकूं। मैं एक बहुत ही मामूली दर्जे की तवायफ हूँ। और अगर मैंने सारा हिंदुस्तान देखा हो और घाट घाट का पानी पिया हो और हर तरह के लोगों की सोहबत में बैठी हूँ, लेकिन अब 10 साल से इसी शहर बम्बई में इसी फारस रोड पर इसी दुकान में बैठी हूँ। और अब तो मुझे इस दुकान की पगड़ी भी 6,000 रुपये तक मिलती है। हालांकि ये जगह कोई इतनी अच्छी नहीं है। फिज़ा मुत्तफिन है, कीचड़ चारों तरफ फैली हुई है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और खारे ज़द्दा कुत्ते घबराए हुए ग्राहकों की तरह काट खाने को लपकते हैं। फिर भी मुझे इस जगह की पगड़ी 6,000 रुपये तक मिलती है। इस जगह मेरी दुकान एक मंजिला मकान में है। इसके 2 कमरे हैं। सामने का कमरा मेरी बैठक है, यहाँ मैं गाती हूँ, नाचती हूँ, ग्राहकों को रिझाती हूँ। और पीछे का कमरा बावर्ची खाने और गुसल खाने और सोने का काम देता है। यहाँ एक तरफ नल है और दूसरी तरफ हंडिया है और एक तरफ एक बड़ा सा पलंग है, जिसके नीचे एक छोटा सा पलंग और भी है और उसके नीचे मेरे कपड़ों का संदूक है। बाहर वाले कमरे में बिजली की रोशनी है, लेकिन अंदर वाले कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। मालिक मकान ने बरसों से कलई नहीं करवाई और ना हो करवाएगा। इतनी फुर्सत किसे है। मैं तो रात भर नाचती हूँ, गाती हूँ और दिन को वहीं घाव तकिए पर सर टेक कर सो जाती हूँ। बेला और बतूल को पीछे का कमरा दे रखा है। अक्सर ग्राहक जब उधर मुंह धोने के लिए जाते हैं तो बेला और बतूल फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लग जाती हैं। जो कुछ उनकी निगाहें कहती हैं, मेरा ये खत भी वहीं कहता है। अगर वो मेरे पास इस वक्त न होती तो ये गुनहगार बंदी आपकी खिदमत में ये गुस्ताखी न करती। जानती हूँ दुनिया मुझ पर थू थू करेगी। शायद आप तक मेरा ये खत पहुँचे भी ना। फिर भी मजबूर हूँ ये खत लिख के रहूँगी, बेला और बतूल की मर्जी जो है। शायद आप कियास कर रहे हो कि बेला और बतूल मेरी लड़कियाँ हैं। नहीं, ये गलत है। मेरी कोई लड़की नहीं है। इन दोनों लड़कियों को मैंने बाजार से खरीदा है। जिन दिनों हिंदू मुस्लिम फसाद जोरों पर था और ग्रांट रोड और फारस रोड और मदनपुरा पर इंसानी खून पानी की तरह बहाया जा रहा था, उन दिनों मैंने बेला को एक मुसलमान दलाल से 300 रुपये इवज में खरीदा था। ये मुसलमान दलाल उस लड़की को दिल्ली से लाया था, जहां बेला के माँ बाप रहते थे। बेला के माँ बाप रावलपिंडी में राजा बाजार के अकब में पुंछ हाउस के सामने की गली में रहते थे। मुतवस्तित तबके का घराना था। शराफत और सादगी घुट्टी में पड़ी थी। बेला अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और जब रावलपिंडी में मुसलमानों ने हिंदुओं को तहते करना शुरू किया, उस वक्त 4ठी जमात में पढ़ती थी। ये 12 जुलाई का वाक़या है। बेला अपने स्कूल से पढ़कर घर जा रही थी कि उसने अपने घर के सामने और दूसरे हिंदुओं के घरों के सामने एक जम्मे गफ़ीर देखा। ये लोग मुसल्लह थे और घरों को आग लगा रहे थे। लोगों को और उनके बच्चों को और उनकी औरतों को घर से बाहर निकाल रहे थे, उनका कत्ल कर रहे थे, वो भी सरेआम। साथ साथ अल्लाहू अकबर का नारा भी बुलंद करते जाते थे। बेला ने अपनी आंखों से अपने बाप को कत्ल होते हुए देखा। फिर उसने अपनी आंखों से अपनी माँ को दम तोड़ते हुए भी देखा। वैश्य मुसलमानों ने उसके पिस्तान काट कर फेंक दिए थे। वो पिस्तान जिनसे एक माँ, कोई माँ, हिंदू माँ या मुसलमान माँ, ईसाई माँ या यहूदी माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और इंसानों की ज़िंदगी में, कायनात की वसाअत में तकलीफ़ का एक नया बाब खोलती है। वो दूध भरे पिस्तान अल्लाहू अकबर के नारों के साथ काट डाले गए। किसी ने तकलीफ के साथ इतना जुल्म किया था, किसी जालिम अंधेरे ने उनकी रूहों में ये स्याही भर दी थी। मैंने कुरान पढ़ा है और मैं जानती हूँ कि रावलपिंडी में बेला के माँ बाप के साथ जो कुछ हुआ वो इस्लाम नहीं था, वो इंसानियत भी न थी। अरे वो तो दुश्मनी भी न थी, वो इंतकाल भी न था,
वो एक ऐसी सआदत, बेरहमी, बुज़दिली और शितनत थी जो तारीख के सीने से फूटती है और नूर की आखिरी किरण को भी दागदार कर जाती है। बेला अब मेरे पास है। मुझसे पहले वो दाढ़ी वाले मुसलमान दलाल के पास थी। बेला की उम्र 12 साल से ज़्यादा नहीं थी जब वो चौथी जमात में पढ़ती थी। अपने घर में होती तो आज 5वीं जमात में दाखिल हो रही होती। फिर बड़ी होती तो उसके माँ बाप उसका ब्याह किसी शरीफ घराने के गरीब से लड़के से कर देते। वो अपना छोटा सा घर बसाती, अपने खाविंद से, अपने नन्हे नन्हे बच्चों से, अपनी घरेलू जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से। लेकिन उस नाजुक कली को वक्त ने क्या खिजा आ गई। अब बेला 12 बरस की नहीं मालूम होती। उसकी उम्र थोड़ी है लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। उसकी आंखों में जो डर है, इंसानियत की जो तलखी है, या उसका जो लहू, मौत की जो प्यास है, कायदे आज़म साहब शायद अगर आप उसे देख सके तो उसका अंदाज़ा कर सके, उन बेआसारा आंखों की गहराइयों में उतर सके। आप तो शरीफ आदमी हैं। आपने शरीफ घराने की मासूम लड़कियों को देखा होगा, हिंदू लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को। शायद आप समझ जाते कि मासूमियत का कोई मज़हब नहीं होता। वो सारी इंसानियत की अमानत होती है, सारी दुनिया की मिरास है जो उसे मिटाती है। उसे दुनिया के किसी मज़हब का कोई खुदा माफ़ नहीं कर सकता। बतूल और बेला दोनों सगी बहनों की तरह मेरे यहाँ रहती हैं। बतूल और बेला सगी बहनें नहीं हैं। बतूल मुसलमान लड़की है। बेला ने हिंदू घर में जन्म लिया और आज दोनों फारस रोड पर एक तवायफ के घर में बैठी है। अगर बेला रावलपिंडी से आई है तो बतूल जालंधर के एक गांव खेमकरन के एक पठान की बेटी है। बतूल के बाप की 7 बेटियां थीं, 3 शादीशुदा और 4 कुंवारियां। बतूल का बाप खेमकरन में एक मामूली काश्तकार था, गरीब पठान लेकिन गयूर पठान, जो दियों से खेमकरन में आके बस गया था। जाटों के इस गांव में यही 3-4 घर पठानों के थे। ये लोग जिस हिल्म व आस्ती से रहते थे, शायद उसका अंदाज़ा पंडित जी आपको इस अमर से होगा कि मुसलमान होने पर भी उन लोगों को अपने ही गांव में मस्जिद बनाने की इजाज़त न थी। ये लोग अपने ही घर में चुपचाप अपनी नमाज अदा करते। सदियों से, जब से महाराजा रणजीत सिंह ने अनाम हुकूमत संभाली थी, किसी मोमिन ने उस गांव में अजान न दी थी। उनका दिल इरफान से रोशन था, लेकिन दुनियावी मजबूरियाँ इस कदर शदीद और फिर रवादारी का ख्याल इस कदर गालिब था कि लव्वा करने की हिम्मत न होती थी। बतूल अपने बाप की चहेती लड़की थी, 7 में सबसे छोटी, सबसे प्यारी और सबसे हसीन। बतूल इस कदर हसीन है कि हाथ लगाने से मैली होती है। पंडित जी, आप तो खुद कश्मीरी उल नस्ल हैं और फनकार होकर ये भी जानते हैं कि खूबसूरती किसे कहते हैं। ये खूबसूरती आज मेरी गंदगी के ढेर में गड़बड़ होकर इस तरह पड़ी है कि इसका परख करने वाला कोई शरीफ आदमी अब मुश्किल से ही मिलेगा। इस गंदगी में गले सड़े मार, दाढ़ी वाले, खून मूंछों वाले, ठेकेदार, नापाक निगाहों वाले 4 बाजारी ही तो नजर आते हैं। बतूल बिल्कुल अनपढ़ है। उसने सिर्फ जिन्ना साहब का नाम सुना था। पाकिस्तान को एक अच्छा तमाशा समझकर उसके नारे लगाए थे। जैसे 3-4 बरस के नन्हे बच्चे घर में इनकलाब जिंदाबाद करते फिरते हैं, 11 बरस के ही तो हैं वो। अनपढ़ बतूल वो चंद दिन हुए मेरे पास आई। एक हिंदू दलाल उसे मेरे पास लाया था। मैंने उसे 500 रुपये में खरीदा था। इससे पहले वो कहाँ थी ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, लेडी डॉक्टर ने मुझसे बहुत कुछ कहा है कि अगर आप उसे सुन लें तो शायद पागल हो जाएंगे। बतूल भी अब नीम पागल है। उसके बाप को जाटों ने इस बेदर्दी से मारा है कि हिंदू तहजीब के पिछले 6000 बरस के छिलके उतर गए हैं और इंसानी बर्बरियत अपनी वहशी नंगे रूप में सबके सामने आ गई है। पहले तो जाटों ने उसकी आंखें निकाल ली, फिर उसके मुंह में पेशाब किया, फिर उसके हलक को चीर कर उसकी आंतें तक निकाल डाली, फिर उसकी शादीशुदा बेटियों से ज़बरदस्ती अपना मुंह काला किया। उसी वक्त उनके बाप की लाश के सामने रिहाना, गुलदरक्सा, मरजाना, सोहन बेगम एक एक करके वहशे इंसान ने अपनी मंदिर की सभी मूर्तियों को नापाक किया। जिसने उन्हें जिंदगी अता की, जिसने उन्हें लोरियां सुनाई थी, जिसने उनके सामने शर्म और इज्जत से अपनी पाकीज़गी से सर झुका दिया था, उन तमाम बहनों, बुआओं और माओं के साथ जना किया। हिंदू धर्म ने अपनी इज्जत खो दी थी, अपनी रवादारी तबाह कर दी थी, अपनी अजमत मिटा डाली थी। आज ऋग्वेद का हर मंत्र खामोश था।
आज ग्रंथ साहिब का हर दोहा शर्मिंदा था। आज गीता का हर श्लोक जख्मी था। कौन है जो मेरे सामने अजंता की मुसव्विरी का नाम ले सकता है, अशोक के कतबे सुना सकता है, इलोरा के सनमजादों के गुण गा सकता है। बतूल के बेबस भींचे हुए होठों, उसकी बाहों पर वैश्य दरिंदों के दांतों के निशान और उसकी भरी हुई टांगों की नाहमवारी में तुम्हारी अजंता की मौत है, तुम्हारे इलोरा का जनाजा है, तुम्हारी तहजीब का कफन है। आओ आओ, मैं तुम्हें इस खूबसूरती को दिखाऊं जो कभी बतूल थी, उस मुत्तफिन लाश को दिखाऊं जो आज बतूल है। जज्बे की रौ में बहकर अगर मैं कुछ कह गई हूं तो शायद ये सब मुझे न कहना चाहिए था। शायद इसमें आपकी सुबकी है, शायद इससे ज़्यादा नागवार बातें आपसे अब तक किसी ने न कही होंगी, न सुनाई होंगी। शायद आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, शायद थोड़ा भी नहीं कर सकते। फिर भी हमारे मुल्क में आज़ादी आ गई है, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, और शायद एक तवायफ को भी अपने रहनुमाओं से पूछने का ये हक ज़रूर है कि अब बेला और बतूल का क्या होगा। बेला और बतूल दो लड़कियां हैं, दो कौमें हैं, दो तहजीबें हैं, दो मंदिर और मस्जिद हैं। बेला और बतूल आजकल फारस रोड पर एक रंडी के यहाँ रहती है जो चीनी हज्जाम के बगल में अपनी दुकान का धंधा चलाती है। बेला और बतूल को ये धंधा पसंद नहीं है, मैंने उन्हें खरीदा है। मैं चाहूँ तो उनसे ये काम निकलवा सकती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं ये काम उनसे नहीं करवाऊँगी जो रावलपिंडी और जालंधर ने उनसे करवाया है। मैंने उन्हें अब तक फारस रोड की दुनिया से अलग थलग रखा है। फिर भी जब मेरे ग्राहक पिछले कमरे में जाकर अपना मुंह हाथ धोने लगते हैं, उस वक्त बेला और बतूल की निगाहें मुझसे कहने लगती है। मुझे उन निगाहों की ताब नहीं, मैं ठीक तरह से उनका संदेशा भी आप तक नहीं पहुंचा सकती। अब क्यों ना खुद उन निगाहों का पैगाम पढ़ ले। पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि आप बतूल को अपनी बेटी बना ले। जिन्ना साहिब, मैं चाहती हूँ कि आप बेला को अपनी दुख्तर नेक अख्तर समझे। ज़रा एक दफ़ा उन्हें इस फारस रोड के चंगुल से छुड़ा के अपने घर में रखे और उन लाखों रूहों का नोहा सुनिए। ये नोहा जो नवाखाली से रावलपिंडी तलक और भरतपुर से बम्बई तक गूंज रहा है। क्या सिर्फ गवर्नमेंट हाउस में इसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती? ये आवाज़ सुनेंगे आप? आपके मुखल्लिस, फारस रोड की एक तवायफ।